स्वागत के लिए मेरा जैसे गांव में इंतजार कर रहे हैं, मेरा यूनिट जो है जहाँ है वहाँ तो एकदम इंतजार कर रहे हैं, पूरा तैयारी करके रखा है एकदम। जैसे आज जिस जगह में है उससे कहीं ऊपर मैं पहुँच गया। 10% जो है गरीब लोगों का, जरूरतमंद का लोगों का, गाँव के उन्नयन के लिए और कुछ काम के लिए मैं जो खर्च करता रहा, तो ये भी मैं 10% जिसके दौरान मेरी जो वाइफ का कोरोना से डेथ हो गया था और 2021 में मेरा पिताजी का भी डेथ हो गया था। और मैं एक पल के लिए भी मेरा मन में नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ। जो आप सच्चे दिल से मांगते हैं तो पूरा कायनात भी उसको सच करने के लिए आपका हेल्प करता है। तो ये मेरे साथ हुआ। मैं केबीसी जो क्वेश्चन वगैरह आता है ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा। मुझे वो सब आइडिया मिला कि किस किस टाइप का क्वेश्चन केबीसी पूछता है। तो उसको ड्रीम है, आपको ये सोच लिया जो मेरे को जो ये पाना है तो आप कीजिए, एकदम शिद्दत से कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, आधा अधूरा से नहीं। आधा अधूरा से अगर किसी चीज की पाने की अगर लगन हो तो वो एक दिन जरूर मिलता है। ऐसे में हमारे साथ विप्लव जी है, सीधा उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे क्योंकि उन्होंने केबीसी के मंच तक इन्होंने पहुंचे हैं और साथ ही 1 करोड़ भी जीते हैं। आपको बता दें कि ये 15 साल से लगातार कोशिश करे थे और ये एक सीआरपी में इंस्पेक्टर भी, उसके बाद भी इनको वो जो इनका गोल था वो उन्होंने अचीव किया है। सीधा इनसे हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप केबीसी के मंच तक मिले, पहुंचे और 1 करोड़ भी आपने जीता। थैंक यू मैडम, आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद, पूरा रांची वासी का धन्यवाद और झारखंड वासी को तहे दिल से शुक्रिया। आप ये सब कैसे कर पाए, क्योंकि आप एक सीआरपी में है, इंस्पेक्टर है, उसके बाद आप ये केबीसी तक पहुंचना बहुत टफ रहा होगा, कैसे आप कर पाए? हाँ, टफ तो रहा होगा, बिल्कुल टफ रहा होगा, क्योंकि सीआरपीएफ पे नौकरी करने के बाद टाइम बहुत कम मिलता है और उसी में से फिर तैयारी करके केबीसी जैसे मंच में पहुंचना, और पहुंचना ही नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपया जीतना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग था। लेकिन मैं इसको एक टारगेट के हिसाब से लिया था। शुरू में मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं तब से ये तैयारी कर रहा हूँ, और मैं ख्वाब भी देख रहा हूँ मैं कब जाऊँ। तो आखिर में 2025 में संभव हुआ और 25 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा एक एम्बिशन था, एक गोल था, नहीं मुझे केबीसी में जाना है, मैं ठान के रखा था। ऐसे नहीं मुझे एक दिन में सफलता मिली है, इससे पहले भी मुझे अनसक्सेस हुआ मैं। जैसे कैसे अनसक्सेस, आईबीआर कॉल आता है, उसके बाद आगे और नहीं आता है। सीआरपीएफ का ये क्या बोलते हैं, केबीसी का जो है 4-5 स्टेज है, उसमें एक स्टेज, हर साल एक स्टेज आता था, कभी 2 स्टेज आता था। तो मैं 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मेरा एक गोल था जो केबीसी में मुझे जाना है। इसीलिए मैं जो है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा रेस्ट टाइम में मैं रेस्ट नहीं करके इसके लिए तैयारी करता था। जैसे कि मेरा और साथी लोग जो है रेस्ट टाइम में और कुछ ये करते थे, और लेकिन मैं इनका पढ़ाई करता था। जैसा कि आपने बताया कि आपने रेस्ट टाइम में आपने अपना गोल को अचीव किया है, पढ़ाई करते थे। पर अगर हम बात करें केबीसी, आप 15 साल से कंटिन्यू कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक बार आपको मौका मिले। तो ऐसे में आप मतलब क्या कुछ प्रोसेस रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप एक बार में ऐसा नहीं कि आप पहुंच गए हो, सीट पे आप बैठ गए। हाँ, केबीसी का मैडम मैं बताना चाहूंगा 5 चरण का होता है। पहले तो आपको जो मार्च अप्रैल में इसको एडवर्टाइजमेंट आता है सोनी टीवी में और बताया जाता है केबीसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन में एक क्वेश्चन, उसका मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं ABCD। नीचे स्क्रीन में एक दिया जाता है इस नंबर में SMS करें, तो SMS करना पड़ता है। पहले तो एक SMS के लिए 6 रुपया लगता था, लेकिन फिलहाल 2-3 सालों से SMS करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब फ्री था। पहले तो हम एक दिन में 1,000 रुपया का खर्च करते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब आपने पैसा भी खर्च किया? हाँ, जो 6 रुपया जब कटता था, जब ये तो 3-4 साल से फ्री शुरू हुआ, ठीक है। इससे पहले जब भी होता था एक SMS के लिए 6 रुपया कटता था, तो मैं एक दिन में 1,000 रुपया का रिचार्ज कराता था। जब तक 1,000 रुपया खत्म नहीं होता था तो मैं वो SMS करते जाता, क्योंकि इसका एक फंडा है, इसका जो भी सिलेक्शन होता है ना प्राइमरी, वो पूरा रैंडम सिलेक्शन में होता है। अच्छा। आप जितना ज्यादा SMS करोगे तो आपका रैंडम सिलेक्शन में उतना ज्यादा चांस है। जैसे लॉटरी टिकट है, अच्छा। आप एक टिकट खरीद करोगे तो जितना चांस मिलेगा, आप मान लो 100 टिकट खरीद के तो आपको जीतने के चांस ज्यादा है। इसी टाइप का मैं एक दिन में 1,000 रुपया का रिचार्ज कराता था और SMS करते 6 रुपया करता, जब तक वो खत्म नहीं होता था तब तक करता था। मतलब पहले आपने SMS भी ट्राई किया, फिर जब ये फ्री का आया था वो आपने मतलब कंटिन्यू आपने किया। और अगर हम बात करें जिस तरह से आपको कॉल आया हुआ, जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको कैसा फील हो रहा था और आप कहाँ थे, क्या उस वक्त आप ड्यूटी पे थे या फिर कैसे थे, क्या फील हो रहा था? बिल्कुल, मैं पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक IBR कॉल आता है रैंडम सिलेक्शन में, फिर जो आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया जाता है, वहाँ आपको रिटन टेस्ट होता है और फॉर्म भी भरा जाता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बाद फर्स्ट फिंगर फास्ट के लिए FFF जिसको बोलते हैं, उसका कॉल आता है।
तो वही इस साल में मैं पूरा जो है कंप्लीट कर लिया था और मेरे को एफएफएफ के लिए कॉल आया। मैं घर में ही था, छुट्टी में ही था। तो एफएफएफ जब कॉल आया तो रियली मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिन्होंने मुझे कॉल किया था उसको तो पहले बहुत धन्यवाद दिया। जो मैं 15 साल से इंतज़ार कर रहा, आपने कॉल किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पल के लिए मैं 15 साल से इंतज़ार कर रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद जैसे मेरी बेटी थी, बेटी को बताया, बेटी भी बहुत खुश है, देखो पापा अभी आपका सपना सच होगा, आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करें सपना का, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है कि काफ़ी लंबा समय से संघर्ष करते हैं या फिर कंटिन्यू करते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं कि अब नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। पर आपने कभी आपके माइंड में ऐसा है कि नहीं अब हमको नहीं करना, छोड़ देते हैं, या फिर किस प्रकार से आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें, मोटिवेट रखें, सेल्फ मोटिवेट रखें? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा कभी 15 साल के सफ़र में एक पल के लिए भी मेरा मन में नहीं आया कि मैं छोड़ दूँ। हुँ, मैं ये भी सोचा था, मेरा दोस्त लोग भी बोलते हैं, मेरा साथ और भी लोग दोस्त लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से। वो लोग भी कहते हैं, देखो हम लोग इतना सालों से तैयारी कर रहे हैं, अब क्या करें? अगले साल के लिए छोड़ ही दो, इस साल भी तो नहीं आया। लेकिन मैं उनको ये बोलता था, आप छोड़े ना छोड़े मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर 80 साल तक, मतलब जब तक मेरा दिमाग चले, तब तक मैं इसको टारगेट बना के रखा और मैं एक दिन केबीसी में हॉट सीट में जाऊँगा ही जाऊँगा। चाहे मेरा 60 साल लग जाए, 45 मतलब 65 उम्र हो, 70 हो, 80 हो, जब तक मैं चल फिर पाऊँगा तब। तो मेरे लिए एक टारगेट था, मेरे लिए एक मतलब अचीव करने का एक जुनून था अंदर। जी, मतलब कहीं न कहीं ये बात सच हो गया है कि अगर आपको किसी से मतलब पाने की अगर जिद हो, अगर आप कंटिन्यू उस पे फ़ोकस करते हो, वो आपको एक दिन मिलता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सिद्ध हो गया, मैं तो एकदम महसूस किया, ये आपका जो भी टारगेट है, आप सच्चे दिल से उसको आप चाहते हैं, ठीक है? हुँ, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो बोलते हैं ना, जो आप सच्चे दिल से माँगते हैं, तो पूरा कायनात भी उसको सच करने के लिए आपका हेल्प करता है। हुँ। तो ये मेरे साथ हुआ, मैं सच्चे दिल से इसको टारगेट रखा था और सच्चे दिल से मैं मेहनत किया था और एकदम तैयारी किया था, प्लानिंग करके, तभी ये सक्सेस संभव हुआ। जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन वगैरह की तो आप कैसा क्वेश्चन रहा? मतलब टफ क्वेश्चन था या फिर कैसा रहा क्वेश्चन? हाँ, मैं इसके लिए काफ़ी तैयारी किया था। मेरा फ्रेंड लोग भी बोलते हैं, "सर, आप जब भी जाओगे, आपका जो तैयारी देख के लगता है, तो आप पक्का 1 करोड़।" हमें तो एकदम भरोसा था, आप 1 करोड़ जीत के ही आओगे। हुँ, तो तैयारी सब अच्छा था, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है, हुँ, जैसे पहले जो 5 क्वेश्चन होता है, वो 45 सेकंड दिया जाता है, वो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन दिया जाता है और नॉर्मली एकदम ईज़ी दिया जाता है क्योंकि उसका जो अमाउंट वैल्यू, वो भी कम रहते हैं। हुँ, ठीक है, 10,000 रहता है, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे चलता है। उसके बाद 6 से लेके 10 क्वेश्चन तक जो दूसरा पड़ाव बोलते हैं, थोड़ा-सा टफ होता है। हुँ, उसके बाद 10 क्वेश्चन का जो वैल्यू हो जाता है 5 लाख। हुँ, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है मैडम, वो तो बहुत टफ आता है, ठीक है? जैसे हुँ, 7.5 लाख, 12.5, 25, 50, 1 करोड़, बहुत जैसे-जैसे क्वेश्चन मतलब वैल्यू जैसे बढ़ते जाता है, हुँ। उसको बहुत टफ होता है। तो मेरा शुरू से ही था जो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा और 1 करोड़ तक पहुँचूँगा, अचीव करूँ, तो उसके अनुसार भी मैं तैयारी किया। जी, अगर लाइफ़लाइन की अगर बात करें तो आपने कितना लाइफ़लाइन लिया? क्योंकि लाइफ़लाइन भी दिया जाता है, तो आपने कितने क्वेश्चन के बाद लाइफ़लाइन लिया और कितना लाइफ़लाइन आपका बचा, कितना यूज़ किया? हाँ, जैसे आप देखे होंगे केबीसी जो लोग देखते रहते हैं उनका एक्सपीरियंस भी होगा। तो कोई-कोई कैंडिडेट पहला 10 क्वेश्चन तक 2 भी लाइफ़लाइन लेता है, कोई 3-3 लाइफ़लाइन ले लेता है और 3 लाइफ़लाइन का लेने के बाद भी कई-कई लोग ऐसे हैं 10 क्वेश्चन तक वो वो उसका जो दूसरा पड़ाव है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट रहा और अमिताभ सर इस चीज़ को बताए भी हैं। 25 साल का केबीसी का इतिहास में पहला मैं कॉन्टेस्टेंट हूँ, जो पहला 10 क्वेश्चन में एक भी लाइफ़लाइन नहीं लिया। जी, ये तो बहुत ही सराहनीय की बात है, मतलब कि ये आप गर्व की बात है कि आप इतना 10 के बाद भी आपने नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल 3 लाइफ़लाइन पूरा शो के दौरान आपको 3 लाइफ़लाइन दिया जाता है। एक तो ऑडियंस पोल है, हुँ, एक 50-50 है और एक हिंट्स है। हाँ, तो ये भी एक आपके लिए एक प्लानिंग रहेगा जो आपको लाइफ़लाइन किस क्वेश्चन में किस लाइफ़लाइन लेना हुँ, ताकि कामयाब होगा। आप देखे होंगे ऐसे-ऐसे कैंडिडेट भी मैं देखा है जिसका एक क्वेश्चन में 3 लाइफ़लाइन चले गए हुँ, और कहीं-कहीं ऐसे भी हुआ 3 लाइफ़लाइन लेने के बाद भी उसको क्विट करना पड़ा। हुँ। तो ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ, मैं पूरा प्लानिंग के साथ किया और मैं केबीसी को बारीकी से वॉच किया, लास्ट 10-15 साल से बारीकी से वॉच किया और मैं ये प्लानिंग करके किया था किस क्वेश्चन में, किस टाइप का क्वेश्चन में, किस टाइप का लाइफ़लाइन लेना चाहिए। हुँ, तो पहले मैं जो है हिस्ट्री मेरा थोड़ा कमज़ोर था, हुँ, मेरा जियोग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, तो इन्होंने इंटरव्यू का टाइम में ऐसा पूछते भी हैं, कि आपका कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा वीक है। अगर वो आपको मतलब फँसाना चाहते हैं या टफ क्वेश्चन देना चाहते हैं, जो आपको वीक पॉइंट है, उसी से क्वेश्चन डालता है। अच्छा, हाँ, ये उनका पूरा उनका वो सिस्टम रहता है, टेक्निक रहता है। तो मेरा हिस्ट्री थोड़ा वीक था, तो मेरा हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था 7.5 लाख में।
तो मैं 7.5 लाख में मैं सोचा 7.5 लाख में जो क्वेश्चन होगा ऑडियंस को लेना जरूरी है, वो सही जवाब देंगे शायद, क्योंकि मैं 25 लाख का क्वेश्चन ऑडियंस के लिए लूंगा तो शायद सही जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं हार जाऊंगा। तो 7.5 लाख में मतलब आपने होशियारी से बिल्कुल हाँ, प्लानिंग एंड होशियारी से मैं पूरा, मैं बोला ना एक एक चीज बारीकी से ये क्या। अब 25 लाख का 50 लाख का क्वेश्चन जो बहुत टफ होता है, वो ऑडियंस को उतना थोड़ी पता, वो ऑडियंस में जितने जो बैठे IPS आईज थोड़ी बैठे, हमारे जैसे नॉर्मल पब्लिक बैठे। तो मैं 7.5 लाख में एक लिया, 12,50,000 का क्वेश्चन मैं जानता था, वो मैं ऐसे जवाब दे दिया। 25 लाख में एक क्वेश्चन में जो है मैं लाइफ लाइन लिया, हिंट्स लिया, और 50 लाख का जो 50 लिया। मतलब बीच में ऐसा भी हुआ क्या, मतलब बहुत सीरियस माहौल बन गया कि आप मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, प्रेशर बन रहा है आप पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ऑडियंस भी थे और केबीसी का टीम भी थे, और जितना मेरे और जो पार्टिसिपेंट 9 लोग थे, उन्होंने भी बोला, अमिताभ जी बोला, आपको मतलब आप यहाँ तक सफर तय कर लिया, 50 लाख और उसके बाद 1 करोड़ तक क्वेश्चन, आप कभी आपका चेहरे में वो मतलब टेंशन वाला, जैसे दूसरा कैंडिडेट का आप देखेंगे बहुत टेंशन में पड़ जाता है, मेरा टेंशन बिल्कुल नहीं था, मैं एकदम कॉन्फिडेंस था। लेकिन हाँ, 50 लाख का क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाउट में था, लेकिन मैं उसमें रिस्क लिया, मैं 50-50 लिया, ऑप्शन 2 बच गया, तो 2 में से 1 सिलेक्ट करना मेरे को आसान था। तो वहाँ थोड़ा मैं थोड़ा मेरा टेंशन देखा, अदरवाइज मेरे को जी, होना। अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन जी की, जो कि आपको मिलने का मौका मिला, तो क्या बातचीत हुई यार अमिताभ बच्चन जी से आपसे, कैसी आपकी मुलाकात रही? हाँ, जैसे हॉट सीट में पहुंच जाते हैं तो एकदम आमने सामने होता है, सामने एक आपको कंप्यूटर स्क्रीन रहता है जस्ट इतना दूर से। और अमिताभ जी का बारे में बताएंगे, उनका तो क्या कहे, दुनिया दीवाना है, इंडियन सिनेमा का लीजेंड है, और उनका आवाज इतना दमदार है ना, मतलब एक मोहित करने वाला, एक चार्मिंग है आपको उनका। ये चेहरे में भी अभी 83 एज का है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे अभी भी जुबा लगता है एकदम, मतलब चेहरा इतना अभी भी क्यूट है ना। तो उन जैसे शख्सियत से बात करना, उनके सामने बैठना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, और सामने से देखना। उन्होंने काफी मेरे साथ शहजादा से बात की, एकदम बहुत डाउन टू अर्थ है सर। तो जब भी बात करते हैं ना, एकदम सिंपल लगता ही नहीं कि इतने बड़ा मेगास्टार है, बहुत सिंपल से एकदम पेशेंस से एकदम पोलाइटली बात करता है, तो सारी चीज पूछते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा जैसे जैसे स्टेज आता है, मैं क्या करता हूँ, कहाँ ड्यूटी है, कि किस टाइप का मैं काम करता हूँ, और सीआरपी क्या काम करते हैं, कैसे आप लोग रहते हैं, और ये सारी चीज जो है टाइम टाइम पे एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन का बीच बीच में उन्होंने पूछा। जी, अगर हम बात करें जो आपने धनराशि जीती है, उस धनराशि का मतलब आप क्या करेंगे? क्या आपने सोचा है? हाँ, मैं ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैं लोन चुकता करूंगा, घर बनाऊंगा, बेटी का शादी दूंगा, और भी बहुत सारे लोग कहते हैं अलग अलग जिस चीज का जैसे रिक्वायरमेंट। ऐसे तो मेरा रिक्वायरमेंट कुछ था ही नहीं, मेरा कोई लाइबिलिटीज है नहीं, कोई मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं उस पैसा को पहले तो जो है कुछ पैसा, मेरा बेटी जो है मास्टर डिग्री कर रही है, और आगे का यूपीएससी का भी आपको एग्जाम के लिए वो तैयारी का है, तो उसको कोचिंग के लिए मैं जो है खर्च करना, पढ़ाई के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहता। कुछ पैसा जो मैं पहले से भी करते आ रहा हूँ लोगों का, जैसे है लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, जो गरीब और जरूरतमंद लोगों का मैं शुरू से पिछले 20 सालों से मैं करते आ रहा हूँ। अपनी सैलरी का 10% जो है गरीब लोगों का, जरूरतमंद का लोगों का, गाँव के उन्नयन के लिए और कुछ काम के लिए मैं जो खर्च करता रहा हूँ, तो ये भी मैं 10% में, मतलब एक लमसम 10% तो है, उससे ज्यादा भी हो सकते, वो मैं गरीब लोगों का जो भी जरूरतमंद है उसके एक लिस्ट बनाऊंगा। कुछ तो ऑलरेडी है मेरा, जी इनको मैं हेल्प करूंगा, और भी कुछ अगर जुड़ेंगे तो उसको करूंगा। बाकी पैसा मैं अच्छे जगह में इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड या जो भी है उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मतलब फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए, हाँ मेरी बेटी का फ्यूचर के लिए। जी, ये तो थी इनकी केबीसी की सफर की कहानी। अब हम इनसे इनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये पहले सीआरपी या मतलब इन्होंने इंस्पेक्टर है काम करे, तो कैसा इनका रहा है फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, सीधा अब उन पे जाते हैं। तो अगर हम आप बात करें आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो आपके फैमिली में कौन-कौन है और कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है? हाँ, मैं एक्चुअली बंगाल से हूँ, और एक कृषक परिवार से, फार्मर बैकग्राउंड है। मेरा पिताजी भी कृषक ही थे, और हम भी खेती बाड़ी करते थे, आज भी हम जाते हैं, मेरा चाचा और लोग भी हैं, तब भी हम भी खेती में आज भी काम करते हैं। तो मैं बहुत गरीब घर से है, पढ़ाई पढ़ाई बहुत तकलीफ से मैं ये किया, सफर किया, और एकदम गांव के रहने वाले हैं। मेरा वहाँ से कॉलेज जो है 17 किलोमीटर था, तो उसमें तो 7-8 किलोमीटर हमको पैदल ही आना पड़ता था।
उसके बाद बस में हम लोग जाते, तो काफ़ी संघर्ष करके मेरा ज़िंदगी गुजरा। जी। अगर हम बात करें तो क्या जब आपको केबीसी का कॉल वगैरह आया, जब आप गए तो क्या आपके साथ कौन-कौन वहाँ गया? क्योंकि फैमिली मेंबर वगैरह भी वहाँ जाते हैं, तो आपके साथ कौन गया? आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कौन आपके साथ गया? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मेरा परिवार में एट प्रेज़ेंट मेरे मम्मी जी हैं और मेरी एक बेटी है और मैं हूँ। और कहूँगा कि 2021 के दौरान मेरी जो वाइफ़ का है कोरोना से डेथ हो गए थे और 2021 में मेरा पिताजी का भी डेथ हो गए थे। तो मेरा परिवार में अभी 3 है, तो मम्मी की ऐसी स्थिति में नहीं है, थोड़ा एजेड है, हुँ। तो ऐसी स्थिति में नहीं है जो कि मुंबई जा सके, और एक कंपेनियन का रूप में मैं बेटी को ले जाना चाह रहा था, लेकिन बेटी का जो है एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं जा पाया था, हुँ। तो मैं अकेला ही गया था वहाँ। जी, पर आप थोड़ा काफ़ी ज़्यादा भावुक लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अब बताया कि आपके पिताजी, आपकी वाइफ़ नहीं है, तो मतलब कैसा सीन रहा जब आपके अमिताभ बच्चन जी आपसे पूछेंगे तो वहाँ का मतलब कैसा माहौल था? आपने कैसे हैंडल किया? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अमिताभ जी पूछा, बिल्कुल पूछा जी, आप कोई कंपेनियन आपका साथ नहीं है, आपका परिवार में कौन-कौन है? तो सारी कहानी मैं बताया जी, वाइफ़ का कैसे डेथ हुआ, फिर फादर का कैसे डेथ हुआ, मेरा मम्मी जी उसका ऊपर मम्मी का ऊपर कैसे असर पड़ा, मम्मी अभी भी मेंटल इसमें है, मानसिक स्थिति में, मतलब अभी उभर नहीं पाए। देखिए उसका बहू और उसका जो हस्बैंड गुज़र गया एक ही महीना के अंदर, तो और एजेड भी हो गया, तो हाँ, मेंटल स्ट्रेस में अभी भी है, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी अभी नहीं जी रहे हो। तो ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने सब, अमिताभ जी बोला मैं तो भावुक हो गया, रो भी पड़े, मतलब मैं ऐसी स्थिति में नहीं थे जो बोलने के लिए, ऐसी स्थिति में पूरा अंदर से एकदम भावुक हो गए थे। फिर अमिताभ जी काफ़ी ये किया है, कोई बात नहीं जिन, हाँ, आपका दुःख मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को अच्छा सपोर्ट भी किया और सारी चीज़ ये सब हुआ अच्छा, मतलब अ, मतलब मैं क्या बोलूँ जी, उस टाइम भावुक के पल में मुझे मेरी वाइफ़ को और फादर को बहुत याद आ रहा था। जी। कहीं न कहीं आपको इंस्पिरेशन किससे मिला है? आप मतलब आपके अंदर जुनून कहाँ से आया कि आप मतलब केबीसी के मंच तक आप जाएँगे? कैसा आपका रहा है बचपन में? कैसे हुआ ये? हाँ, बिल्कुल, मेरा इंस्पिरेशन तो पहले इंस्पिरेशन मेरा पिताजी था। मैं पिताजी के साथ बैठ के ही मैं केबीसी वगैरह टीवी में देखता था, तो उनको मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस था उनका जी, ये भी केबीसी जाएगा, वो बोलते भी थे, "तुम केबीसी में जाओ, जाओगे तो अच्छा आप काम करोगे।" दूसरा इंस्पिरेशन मेरा वाइफ़ से मिला। वो भी अच्छी पढ़ी-लिखी थी, एमबीए पास किए थे और जॉब भी कर रहे थे झारखंड गवर्नमेंट में, वेलफेयर मिनिस्ट्री में। तो उनका डेथ हो गया अनफॉर्च्यूनेटली। तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिला, वो हमेशा बोलते थे, देखिए तुम्हारा अंदर काबिलियत है, तुम्हारा इतना पिछले का अचीवमेंट है, एकेडमिक इतना आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा, तो आप केबीसी में आप जाइए ज़रूर, आप सक्सेस करेंगे। हाँ, उनका शिकायत भी रहता था, तो कहते थे केबीसी मेरा सौतन है। क्योंकि आपको पता है हम लोग फौजी फौजी लोगों का जो है सीआरपी वालों का फैमिली रखने का बहुत कम मौका मिलता है। तो हमको जब भी छुट्टी में आते थे, तब भी हम मतलब उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, हम तैयारी करते थे, छुट्टी में आके भी तैयारी करते थे। तो हमेशा कहते थे केबीसी मेरा सपना, लेकिन ये भी उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, पूरा ज़िंदगी तो पढ़े हैं, तुम एक बार केबीसी में हो के आओगे तो उसके बाद तो तुमको कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करना नहीं, तुम तब मेरे को टाइम देना। लेकिन जब मेरे को टाइम देने का वक़्त आया उनको, तो वो नहीं रहा। ये बहुत बड़ी एक दुःख है ज़िंदगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी पिताजी और वाइफ़ दोनों रही है। उसके बाद भी मतलब आप इतने मतलब सपोर्ट आपको की है दुःख की घड़ी में मतलब फिर भी आप कैसे कर पाए? क्योंकि बहुत लोग का ऐसा होता है कि अगर जो फ़ेवरेट पर्सन होता है वो नहीं रहता है, तो वो मतलब निराश हो जाते हैं और किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाते। फिर आप अपनी जॉब को मतलब करना और आप अपनी बेटी के लिए माँ भी बनना, पिता भी बनना, ये सब मतलब इतना ईज़ी नहीं रहा होगा, उसके बाद भी आप केबीसी के मंच तक गए और 1 करोड़ भी आपने जीता। बिल्कुल, मैं जो है पहले तो 2 साल मेरा बहुत ही ऐसे दुःख में बीता, मतलब मैं उभार नहीं पाया, मेरी वाइफ़ और पिताजी दोनों चले गए थे। लेकिन मैं फिर भी मैं कहूँगा फिर भी मैं तैयारी नहीं छोड़ा। मेरे को ये भी एक लक्ष्य था जो ठीक है दुःख तो आते हैं, कोई बात नहीं, और हाँ, मेरे को अभी बेटी के लिए दोनों माँ और पापा दोनों का रोल निभाना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़, मैं जैसे ही 1 करोड़ तक पहुँचा तो मेरा नॉलेज तो होगा ही, तो मैं बहुत सारी किताबें भी पढ़ता था। जैसे मैं केबीसी का तैयारी करता था और भी किताबें भी पढ़ता था, तो उसमें एक चीज़ मैं उस किताब से सीखा, एक लाइन में आपको ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी का दुःख आधा हो जाता है। शायद आप जानना चाहेंगे वो एक लाइन क्या है? उसका एक लाइन है, "यह भी बीत जाएगा।" तो उसको एक मैं पढ़ा था कहानी, एक राजा का कहानी था, जिस राजा ने युद्ध हारा था, 7 लड़ाई हार हार गए थे,
लेकिन उन्होंने कोई इससे पहले लड़ाई ऐसे दुख के घड़ी में कोई एक महात्मा का पास गए थे, उन्होंने एक चिट लिख के दिया था, उसमें यही लिखा था ये भी बीत जाएगा। तो राजा 7 लड़ाई हारने का बावजूद भी 8वीं लड़ाई जो है, 7वीं लड़ाई जो हार गया तो उसके बाद वो चिट खोला, वो देखा तो ये भी बीत जाएगा। तो फिर उन्होंने जो इंस्पायर उसी से इंस्पायर होके फिर 8वीं लड़ाई लड़ा और जीत गया। तो मेरा भी वो कहानी मेरे को याद आता है हमेशा। भी मेरा आज भी कभी मैं दुख तकलीफ में होता हूँ कुछ वो याद करता हूँ, ये पल भी बीत जाएगा। जी तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा। जी, अगर हम बात करें आपके कलीग्स की और आपकी जो टीम मेंबर है, उनका रिएक्शन कैसा रहा है? आप जैसे कि आपने बताया कि आप इंस्पेक्टर है, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा है? आपके जो एरिया है, आप बंगाल से भी बिलोंग करते हैं, कैसा है? अच्छा। बहुत बहुत जबरदस्त रिएक्शन रहा। मेरा जो कॉलेग्स है वो तो एकदम, मैं जब स्टूडियो में 1 करोड़ जीत के स्टूडियो से बाहर आए हैं, फिर मेरी बेटी को फ़ोन किया पहले, सबसे पहले तो करना ही था, तो बहुत खुशी हुई उसको। और उसके बाद मेरा जो क्लोज़ फ्रेंड है उनको कॉल किया, फिर मेरा जो यूनिट का कमांडेंट कुमार मनीष सर, उसको कॉल किया तो बहुत खुश हो गया एकदम। हमारी यूनिट का तुम नाम रोशन कर दिया एकदम। पूरा सीआरपीएफ में मैं पहली बंदा हूँ जो 1 करोड़ तक पहुँचा। इससे पहले भी सीआरपीएफ काफ़ी लोग गए हैं, मेरे ख्याल से 15-16 लोग गए थे, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कोई 5 लाख, कोई 640, कोई 320 ऐसे जीते। तो उनके लिए बहुत खुशी हुआ। और बंगाल में जो मेरा फ्रेंड है और मेरा जो रिलेटिव है, वो तो बहुत खुशी है, एकदम खुशी से एकदम, मतलब इंतजार कर रहे हैं कब मैं आएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा छुट्टी ज्यादा दिन नहीं है तो मैं मतलब जाऊँ आपके स्वागत के लिए वो लोग एकदम एकदम स्वागत के लिए। मेरा जैसे गांव में इंतजार कर रहे हैं, मेरा यूनिट जो है जहाँ है वहाँ तो एकदम इंतजार कर रहे हैं, पूरा तैयारी करके रखा है एकदम। जैसे भी मैं जाऊंगा एकदम पूरा स्वागत होगा। कब आप जा रहे हैं? मैं अब जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मेरा मुंबई में जाना पड़ रहा है कुछ प्रोमो शूटिंग के लिए। जैसे मेरे को ये कार दिया गया है, जो लोग 1 करोड़ जीतता है तो मारुति सुजुकी का तरफ से एक ऑफर रहते हैं, या जो भी बंदा 1 करोड़ तक पहुंचेगा उसके एक कार दिया, तीनों में से एक कार। डिनर के लिए भी इनविटेशन? हाँ, डिनर के लिए भी मुझे जाना है। अमिताभ बच्चन के हाँ, साथ। जो ये मैं बता रहा हूँ, तो इसमें एक सेगमेंट है जिसको हमारे भाषा में रैपिड फायर कहता है, मतलब धड़ाधड़ फायरिंग करना। और उनको कहते हैं सुपर संदूक। केबीसी में 10 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 90 सेकंड दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन आता है। अमिताभ जी क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन बोलते हैं, उसका मतलब 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन देना। और जो 90 सेकंड के अंदर 10 क्वेश्चन सही जवाब देगा, वो अमिताभ जी का तरफ से एक अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी देगा उनके तरफ से उनका बंगलो में जो है मेरा पूरा परिवार को डिनर के लिए बुलाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ डिनर करना सबका सपना होता है, सिर्फ हाथ मिलाना, मिलना। बिल्कुल, उनसे एक हाथ मिलाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं देखा है, सिर्फ लोग ही नहीं है, बहुत सारे फिल्म स्टार भी है जो उनके साथ अभी तक कोई हाथ नहीं मिलाया होगा, ऐसे भी होता होगा। और मेरे जैसे इंसान को उनके बंगलों में बुलाया कि मेरा परिवार को, और उनके साथ बैठ के उनके परिवार का साथ बैठ के हम डिनर करेंगे, ये मेरे लिए 1 करोड़ क्या 10 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू है। जी जी, अगर हम बात करें जैसे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है? आप कहाँ पे, मतलब आपकी पोस्टिंग है, किस प्रकार से आप अपनी काम करते हैं, क्योंकि वो भी काम बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, हम लोग सीआरपी जो है इंटरनल सिक्योरिटी पूरा देश का देखते हैं। हम लोग का कोई पर्टिकुलर एरिया में पोस्टिंग नहीं होता है। जैसे मैं हर एक स्टेट में गया, अभी तक मेरा 32 साल सर्विस हो गया। इंडिया का ऐसे कोई स्टेट नहीं है जो मैं गया नहीं है ड्यूटी के लिए। जैसे इलेक्शन ड्यूटी भी वगैरह होता है, सब ड्यूटी होता है, हम लोग का सब ड्यूटी पड़ता है, हमारा बैटालियन मूव करता है, ये सब जाना पड़ता है। सर आप नक्सली एरिया में भी है? हाँ, मैं अभी फिलहाल है। हम लोग का एक स्ट्रेटेजी रहता है, एक टेन्योर सॉफ्ट देता है, एक हार्ड देता है। सॉफ्ट मतलब ऐसी जगह में होता है जो सिटी में होता है, टाउन में होता है, जहाँ ज्यादा एक्शन वगैरह नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करता है। और एक तो जैसे आपको नक्सली बीजापुर, छत्तीसगढ़, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस टाइप का। झारखंड में भी कुछ एरिया है जैसे लातेहार, वो नक्सल एरिया, या जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट से लड़ना, या मणिपुर, नागालैंड में। तो ये सब हार्ड पोस्टिंग हमारे लिए। तो एक सॉफ्ट पोस्टिंग होता है, एक हार्ड पोस्टिंग होता है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सॉफ्ट पोस्टिंग में था, तो इस साल में मेरा मई महीना में बीजापुर जो है छत्तीसगढ़ में, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन करते हैं हम लोग, उसी में मेरा पोस्टिंग हुआ। जी, अगर हम बात करें आपकी बचपन की, तो आपकी बचपन कैसी रही? क्योंकि जब कोई बच्चा बचपन होता है तो वो सोचता है कि मेरा ड्रीम क्या है, तो आपका ड्रीम क्या था कि आपको मतलब इंस्पेक्टर बनना है ये, फिर आपने उसकी ओर फोकस किया, फिर आप बड़े हुए तो फिर आप केबीसी की ओर आ गया आपका फोकस। ड्रीम कहाँ रहा है आपका? बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन आप पूछा। नॉर्मली ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं। थैंक यू, आप ये क्वेश्चन पूछा है। मेरा एक नॉर्मल बच्चे का तरह एक ड्रीम रहता है, ठीक है। मुझे एक सर्विस मिले, मेरा एक अपना खुद का घर हो, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो,
मैं माता पिता को जो भी सुविधा है वो दे पाऊँ, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल जॉब का अपने सोचा। आज नॉर्मल जॉब भी है, मतलब जॉब मिले मेरा तो स्टेबिलिटी रहे ना, कि ये हाँ। नहीं कि आप दुख भरी जिंदगी, एक अच्छा जॉब मिलेगा तो नेचुरली फैमिली ठीक चले, माँ बाप को सारी सुविधा दो और मेरे लिए खुद का घर हो और एक कार हो, ठीक है। लेकिन अगर सच कहूँ, मेरा जो ड्रीम था आज जिस जगह में है उससे कहीं ऊपर मैं पहुंच गया, क्योंकि वो सारे तो है ही, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। मेरा अच्छा सर्विस मिला, मैं इंस्पेक्टर है, अच्छा सैलरी है, आप घर तो देख ही रहे आप मेरा, ठीक है। और सारे मेरे पास कार भी है और मतलब आपके ऑलमोस्ट सारे ड्रीम पूरे हो ड्रीम गए। से ऊपर ऊपर चले गए। एक ये भी है, मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नौकरी करना आप समझ सकते हैं, जो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं नौकरी किया। और ये ड्रीम मेरा लास्ट था, सच बता तो मेरा सारे ड्रीम अभी तक पूरा हो गए थे, कोई चीज अधूरा नहीं रहा मेरा। एक ही चीज मेरा अधूरा था, केबीसी, और वो मैं पूरा हो गया, मेरा सारे ड्रीम पूरा हो गया। जी, पर जैसे कि बचपन में होता है क्या, जब बड़े होते हैं मतलब ड्रीम मतलब चेंज भी हो जाते हैं, फोकस हट जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फोकस रहते नहीं, हमको तो इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है। कुछ ऐसा था क्या आपको भी, क्या हमको इंस्पेक्टर बनना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था, ये तो मेरा फिजिक अच्छा था, मेरा रनिंग फनिंग बहुत अच्छा था, तो मैं इसमें फोर्स में आ गया। अदरवाइज मैं सच कहूँ तो मैं टीचर बनना चाह रहा था। जी, मतलब आप टीचर बनना चाह रहे थे पर आप इंस्पेक्टर बन गए। हाँ हाँ हाँ, जी। एक्चुअली मेरा ड्रीम मतलब इच्छा था जो मैं टीचर बनने का है। लेकिन ठीक है, ये भी मेरे को तो ड्रीम था जॉब पाना, चाहे टीचर हो चाहे फोर्स में हो, तो मैं इसमें आ गया तो ठीक है। जी, तो जैसे कि आप अपने शहर जाएँगे, जब आपकी धूम मचेगी, आप लोग स्वागत के लिए आएँगे, तो कैसा आपको लगेगा? क्योंकि अभी आपका शायद 30 या 31 को आपका रिलीज़ होने वाला है, वो सब कैसा रहेगा? एकदम एकदम मेरे लिए तो एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा, जो जिस गांव में मैं पले बड़े हैं, जहाँ के लोग सब मुझे जानते हैं, ठीक है। रांची में तो मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते, नॉर्मली क्लोज फ्रेंड, लेकिन वहाँ मेरे को 5-10 गांव पूरा जानते हैं, तो एकदम भीड़ तो बहुत बड़ा मोमेंट, बहुत मतलब कैसा फ़ील हो रहा है एकदम सेलिब्रिटी? एकदम एकदम मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जब भी मैं मेरे को मौका मिलेगा तो मैं एकदम जाऊंगा, और वो लोग पूरा इंतजार कर रहे हैं। अभी अनाउंसमेंट भी कर दिया, अभी पूरा 7-8 गांव में जो है ना, पूरा अनाउंसमेंट कर दिया जी, ये हमारा ये इसका बेटा। तो कुछ लाइफ मतलब चेंज हुआ है? आप जब केबीसी के मंच से आए, आप वापस आए 1 करोड़ जीत के, कुछ लाइफ में चेंजेस देखने को मिली? बिल्कुल बिल्कुल एकदम चेंजेस हुआ, अभी तो सेलिब्रिटी जैसे फील हो रहा है, इतना कॉल आता है, जो मतलब हमारे भी जैसे हायर ऑफिसर है, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, इनको फोन आता रहता है और बधाई आते हैं। मेरा जो क्लोज फ्रेंड है सब आते हैं, जो फ्रेंड बिछड़ गए 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल पहले, उनको भी फोन आ रहा है और गांव से भी फोन आ रहा है। तो मैं सच को तो इतना बिजी हो गया, मेरा दिन भर तो फोन में ही मेरा टाइम बीत जाता है, और इतना सारे जो न्यूज चैनल वाले और ये सब वाले आ रहे हैं, तो है एक बिल्कुल नो डाउट मेरा लाइफ चेंज हो गया एकदम। और कहना चाहूंगा, मैं इस बीच में अपना डीसी साहब से मिला, एसएसपी साहब से मिला, हमारा रांची का जो एमपी संजय सेठ साहब से मिला, एमएलए साहब सीपी सिंह साहब से मिला, नवीन जायसवाल साहब जो एमएलए उनसे मिला। मतलब आपने सारे वीआईपी पर्सन से बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक बहुत बड़ा एक अलग फील कर रहा हूँ, जो लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार करते हैं, नेचुरली मैं देखा भी है, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को स्वागत किया, तो मेरे लिए एक अच्छी एक चेंजेस है लाइफ। जी, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं पर निराश हो जाते हैं, या फिर केबीसी का मंच हो या फिर लाइफ के और भी जो पड़ाव रहते हैं पर निराश हो जाते हैं, उनको आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? अगर जो केबीसी की तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, एक तो पहले केबीसी वाला बात करता हूँ, बाद में दूसरे लोगों का बात करता हूँ। केबीसी जो तैयारी करेगा वो अच्छे ठान ले, जो मेरे को केबीसी में जाना है, और केबीसी ये नहीं कि आप जो इसी साल किया तो इसी साल में हो जाएंगे, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोगों का हो सकता है वो लाख बाई लाख, लेकिन आपको केबीसी में जाने के लिए अच्छा से तैयारी करना, सभी सब्जेक्ट पढ़ना, केबीसी को अच्छी तरह से फॉलो करना। केबीसी जो क्वेश्चन वगैरह आता है ना, उससे आपको आइडिया मिलेगा। मुझे वो सब आइडिया मिला कि किस किस टाइप का क्वेश्चन केबीसी पूछता है, तो उसको देख के फॉलो करना, नोट करना और तैयारी करना। जहाँ तक युवाओं की बात है, आप अगर आपका कोई ड्रीम है, आप कोई सोच लिया जो मेरे को जो ये पाना है, तो आप कीजिए, एकदम शिद्दत से कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, आधा अधूरे से नहीं। आधा अधूरे से करने से वो फिर उसका कोई अचीवमेंट होता नहीं, हो सकता है किसी को होता, लेकिन मैं एकदम 100% गारंटी के साथ आपको कहूंगा, जो मैं महसूस किया, अगर सच्चे दिल से शिद्दत से आप तैयारी करोगे, आपको फल एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो कोई सिलेबस वगैरह भी होता है क्या? नहीं, केबीसी का कोई सिलेबस नहीं, एकदम मैं कहना चाहता हूँ, ये तो मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, मतलब क्योंकि इसमें यूपीएससी के भी एग्जाम से भी टफ हो गया? यूपीएससी यूपीएससी तो
मतलब यूपीएससी सिलेबस होता है ना, यूपीएससी में चाहे आईएएस एग्जामिनेशन है, आईपीएस है, सारे सिलेबस होता है। इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जी, मतलब मैं दूसरे वे में नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले भी आईपीएस आईएएस लोग बहुत केबीसी में गए, लेकिन केबीसी का क्वेश्चन एक अलग होता है, आईपीएस आईएएस लोग भी नहीं जवाब दे पाते। इसका कोई सिलेबस नहीं, टफेस्ट है बहुत। आपको माइथोलॉजी पूरा पढ़ना पड़ेगा A to Z। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या पता। जी उसके बाद जो है आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पूरा दुनिया के बारे में आपको पढ़ना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मेरा जो क्वेश्चन आया था, आपको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आता है, कितना टफेस्ट क्वेश्चन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको फिर से एक बार बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी आज आपको बता दें कि ये जो बात है वो सच हो गई। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसा कि आपने इनका सुना कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया, एक गोल फिक्स किया, उसके बाद इनको जो उनका ड्रीम था वो भी पूरा हुआ। अगर आप भी चाहते कि आपका भी कुछ ड्रीम है तो आप भी फोकस कीजिए, आपका भी ड्रीम पूरा होगा। और हमारा इनके साथ खास बातचीत था। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।